हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस पॉडकास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स आप सबने सुना ही होगा, ये अभी बड़ा ही हेडलाइन का टॉपिक बन चुका है और डब्ल्यूएचओ ने इसको हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। तो ये मंकी पॉक्स है क्या और इसकी मतलब ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। और हम एक और चीज़ को लेके आज डिस्कस करेंगे। और जो वाई क्रोमोसोम है, जो अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट आई थी कि जो वाई क्रोमोसोम है वो डिक्रीज हो रहा है मेल में से। ये एक क्रोमोसोम होता है जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होता है इंसान का, उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक ये वाई क्रोमोसोम होता है, वो मेल से प्रोड्यूस होता है, तो वो उसमें डिक्रीज आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है, तो हम इसी वीडियो में, इस पॉडकास्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। इस पॉडकास्ट में बनी रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये हमारे मन में जो मंकी पॉक्स को लेके सवाल आता है वो ये है कि ये मंकी पॉक्स आखिर है क्या, और इसकी मतलब क्या इसको बोल सकते हैं हम। देखें, ये जो मंकी पॉक्स है ना, ये वायरस ही है। अच्छा। अब ये जो वायरस है ना, मंकी पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, एक हाँ बीमारी हाँ। है, एक वायरस है। तो ये उसकी फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो ये मंकी पॉक्स है, ये एक वायरस होता है जो एनिमल्स से इंसानों में आता है। इसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अच्छा। मतलब जैसे इंसान मतलब एनिमल से ट्रांसमिट हो सकती है इंसानों में। और जो ये वायरस होता है, ये इंसानों से इंसानों में भी ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड है इस डिजीज से, इस वायरस से, तो अगर दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये वायरस हो जाता है। और ये वायरस जूनोटिक नेचर का माना जाता है, क्योंकि ये जो ये वायरस है, और माना क्या जाता है ये है जूनोटिक, क्योंकि एनिमल से ह्यूमन में ये ट्रांसफर होता है। तो ये एम पॉक्स होता है, और जो इसका, इसको अब एम पॉक्स भी कहते हैं। और शॉर्ट्स में। शॉर्ट में, हाँ। और जो ये जिस इसका पहला जो आउटब्रेक हुआ था वो हुआ था 1970 में। और ये वहाँ हुआ था साउथ अफ्रीका की एक कंट्री, सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है कोंगो। उस वहाँ पर ये पहली बार आउटब्रेक हुआ था 1970 में। उसके बाद आगे दुनिया में फैला। तो जैसा कि आपने बताया कि मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरस है, तो इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये मंकी से आता होगा शायद। तो इसकी मतलब इसकी खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी? पहला जो आपने बताया कि अफ्रीका में हुआ था, तो वैसे इसकी खोज कैसे हुई थी? थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इसकी खोज जो हुई थी वो की गई थी डेनमार्क के साइंटिस्ट ने। तो क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, कोई मेडिसिन बनाते हैं या कोई जब ये एनिमल्स पर रिसर्च कर रहे थे, कि कुछ मंकी थे, बंदर थे, तो उन पर रिसर्च कर रहे थे डेनमार्क के साइंटिस्ट। तो जब ये पहली बार 1958 में पाया गया था, और इसका जो पहला आउटब्रेक है वो हम मैंने बता दिया कि कोंगो कंट्री में इसका पहला आउटब्रेक हुआ था 1970 में, और 1958 में ये पाया गया था, डिस्कवर किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जो थे डेनमार्क के साइंटिस्ट। तो ये ऐसे डिस्कवर हुआ। तो इसका नाम जो है मंकी। हाँ, ये मैंने जैसे बताया कि मंकीज पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों को जब ये पाया गया वायरस, तो इसको उन्होंने एंड टू एंड ये नाम दे दिया मंकी पॉक्स। और एक बात और बता दूं, ये बाकी के वर्ल्ड में कंट्रीज में, जो कंट्रीज है बाकी के वर्ल्ड की, उनमें भी आ गया है। कुछ कुछ केसेस देखे गए हैं। और अगर हमारे इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में सबसे पहला इसका जो केस रिपोर्ट हुआ था ना, वो हुआ था 2022 में। कहाँ पे हुआ था ये? ये केरला में 2022 में हुआ था। और इसके अब तक हम इंडिया में देखें तो 30 केसेस आ चुके हैं। 2024 तक। हाँ, 2024 तक, मार्च तक, जो लास्ट हमारा जो केस रिपोर्ट हुआ था मंकी पॉक्स का, मतलब एम पॉक्स का, तो वो मार्च 2024 में रिपोर्ट हुआ था। जब से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ इसके बाद से केसेस। तो चलिए, हम ये तो समझ गए कि मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरस की किस्म है और ये 1958 में खोज ली गई थी डेनमार्क के साइंटिस्ट जो जो उन्होंने रिसर्च की थी मंकीज के ऊपर। तो इसका पहला आउटब्रेक हमें 1970 में भी देखने को मिला अफ्रीका के देश कोंगो में। तो इंडिया में भी इसके काफ़ी केसेस हो चुके हैं अब तक। तो ये कैसे पहचाने हम कि इंसान जो है इसमें मंकी पॉक्स है? तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं मेन मेन, वो हमें थोड़ा बताइए। देखिए, इस वायरस के सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, वो दिखाई देते हैं 1 से 21 दिन के अंदर। लेकिन आम तौर पर जो दिखाई देते हैं ना, 1 वीक के अंदर ही दिखाई दे जाते हैं, कि पता लग जाता है कि मंकी पॉक्स वायरस
से ये इंसान इन्फेक्टेड है। अब जो ये जो वायरस होता है, ये ज़्यादा दिन तक भी रह सकता है। वैसे ये कहते हैं कि 2 से 4 वीक तक ये रहता है बॉडी में ये वायरस। लेकिन आपको कोई अलग बीमारी है, आपको कॉम्प्लिकेशन है, दूसरी डिज़ीज़ेज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादा दिन तक भी रह सकता है। समझ गए? अब इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, हम समझ लेते हैं क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला होता है जो प्राइमरी सिम्पटम्स लक्षण है ना इसका, वो है रैशेज़। ये आपके स्मॉल स्मॉल पॉक्स की तरह वो हो जाते हैं दाने, जिसमें पानी भरा होता है। वो अच्छा। बड़े पेनफुल भी होते हैं और बड़े इचिंग भी करते हैं वो। तो पहला तो हो गया रैशेज़, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि फ़ीवर होता है, इसका सिम्पटम्स अगला। अब जैसे आपके गले में खराश, हुँ। अब और बॉडी होती है उसमें दर्द, है ना? बॉडी में सोरनेस आना, और हम या बॉडी का दुखना, बॉडी में वीकनेस, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। मसल में दर्द, ये सब इसके सिम्पटम्स होते हैं। और जो ये रैशेज़ होते हैं ना, ये इंसान की पूरी बॉडी में हो सकते हैं, कहीं भी, किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, आउटर पार्ट में, जो बॉडी का अच्छा, आउटर पार्ट होता है, हाथ-पैर। हाथ हो गया, पैर हो गया, फेस हो गया, या बैक हो गई आपकी, लेग्स हो गए, हैंड हो गए, फोर ये हो गया, आर्म्स हो गए, तो इन सब तरफ हो सकते हैं। तो ये जो रैशेज़ होते हैं ना, ये 1, 2, 3, 4 भी निकल सकते हैं, 10-20 भी निकल सकते हैं, या पूरी बॉडी में भी निकल सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी निकल अच्छा, सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल और क्या होते हैं, इचिंग करते हैं ये इंसान के अंदर। और इसमें इसमें स्मॉल पॉक्स में जो है ना पानी भरा होता है, ये वो रेशेज़ होते हैं इसमें। अब क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया रेशेज़ का। अब जैसे अब ज़्यादा ही किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है या ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा वो इंसान, तो इसमें क्या होता है कि अगर उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना लें, तो इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है। अच्छा, जैसे कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब जैसे आप ले लें, जैसे अगर हम देखें इसका सिम्पटम, इसका लक्षण तो ये होता है कि इन्फेक्शन क्या होता है, आपके ब्रेन में ही फैल जाता है। हुँ। इससे क्या हो सकता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, मतलब बेहोश हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और एक चीज़ ये और करता है जो बहुत ही जो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो हमारा हार्ट होता है, दिल, उसकी जो मसल होती है ना, उनको बड़ा वीक कर देता है। अब उससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है ना, मतलब दिल, उसको ब्लड पंप करने में बड़ी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हमारी नसें ब्लॉक हो सकती हैं और नया ब्लड में बनने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। और अगला ये हो सकता है इसका कि सिम्पटम क्या, जैसे कि हमारे वो डायरिया हो जाता है, उसके साथ ब्लड आना एनस से, और हमारी जो यूरिन होती है उसमें जलन, मतलब बर्न होना, ये सब ये ना इसके सिम्पटम्स हैं। अगर हम सही टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये आपको मौत के घाट भी उतार सकती है, बीमारी मौत का कारण भी बन सकती है। तो ये सब सिम्पटम्स थे, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि किस इंसान को या किस एनिमल को ये मंकी पॉक्स वायरस हो चुका है, वो इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे हमें जो अगला व्यक्ति, पर्सन, एनिमल है, उसको खतरा हो सकता है। तो जैसा कि आपने ये बताया इसके सिम्पटम्स और इसके कॉम्प्लिकेशन, तो ऐसा मालूम होता है कि ये वायरस काफ़ी खतरनाक हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। तो जैसा कि आपने हमें ये सिम्पटम्स बताए, मैं तो समझ ही गया हूँ, मेरी हमारी ऑडियंस भी समझ ही गई होगी इस चीज़ को कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ये जो फैलता कैसे है, आखिर ये ट्रांसमिट कैसे होता है ह्यूमन्स के अंदर? ये ट्रांसमिट सबसे पहला जो इसका प्राइमरी रीज़न है ट्रांसमिट होने का, वो होता है एनिमल से ह्यूमन। लेकिन इंसानों से इंसानों में भी हो सकता है, अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है और वो कोई अगला इंसान, पर्सन उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो ट्रांसमिट भी हो जाती है। अब इसका जो इंसानों से इंसान में ट्रांसमिट होता है ना, जो ये फैलता है इंसान से इंसान में, तो ये ऐसे फैलता है कि जैसे आपने हैंडशेक कर लिया, क्लोज़ हुँ, हुँ। कॉन्टैक्ट कर लिया आपने, या किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, या किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन जहाँ जिस जगह खड़ा था या बैठा था उसने स्नीज कर लिया, हुँ, तो उसके ड्रॉपलेट जो रिलीज होते हैं, जो आते हैं, वो एयर में रह गए, फिर उसके बाद सरफेस पर हुँ। रह गए। तो वहाँ अगर कोई इंसान, नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन आकर वहाँ बैठता है, या उसके वायरस टच के करता है। कांटेक्ट में आता है, टच करता है, या किसी इन्फेक्टेड इंसान ने किसी ऑब्जेक्ट को हुँ, टच कर लिया, अगर और किसी कॉमन पर्सन ने उसको टच कर लिया, तो वो इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगी डिजीज। हुँ। और ये एक जगह से भी हो जाती है, क्योंकि ये वहाँ ठहर जाता है वायरस। अच्छा। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से वो वहाँ ठहर जाएगा।
या एयर में रह जाएगा, स्नीज करेगा पर्सन इन्फेक्टेड, तो उस ड्रॉपलेट जो छूटते हैं स्नीज करने के बाद, छींकने के बाद, तो उससे भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये एनिमल टू ह्यूमन कैसे आता है, हाँ। इंसानों में, जानवरों से इंसानों में क्यों कैसे आता है, क्योंकि ये जूनोटिक वायरस का नेचर है, मतलब हुँ, जूनोटिक नेचर है इस वायरस का। तो हाँ। ये जानवरों से इंसानों में ऐसा आता है कि आपका कोई पेट है, हुँ, वो बाहर गया, ये निकल गया वो घर से बाहर। अब कोई एनिमल है, वो इन्फेक्टेड है, वो हुँ। उसके कांटेक्ट में आ गया, या उससे फाइट हो गई, या उसने बाइट कर दिया, या उसने ये स्क्रैच नेल्स मार दिए, स्क्रैच मार दिए, और वो घर आ जाता है। तो उसके बाद आप उसके साथ आप प्लेफुल होते ही हैं, वो आपके साथ प्लेफुल होता ही है, आप टच करते हैं उसको, उसको फूड भी देते हैं, तो वो क्या करता है कि आपके कांटेक्ट में आ जाता है इन्फेक्टेड होते ही, और आप भी उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये आजकल हमने देखा गया है कि हमारी रूफ और जहाँ पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, हाँ। वहाँ बंदर भी आते हैं। हुँ, तो अब जैसे कोई इंसान जा रहा है तो ये हमला करते हैं। ये हुँ, किसी इंसान पर हमला कर दिया, खरोंच मार दी, नाखून मार दिया या काट लिया, तो अगर कोई मंकी मंकी में ये वायरस पाया मतलब उसमें मौजूद हो या पाया गया हो उसमें, तो अगर वो इंसान के कांटेक्ट में आ जाए या काट जाए, तो उससे भी फैल जाता है। हाँ। ये फैल जाता है तो क्योंकि अब और अपने पेट से भी फैल सकता है, तो हमें बच के रहना चाहिए। तो ये आपने बताया कि बहुत से इसके वेज़ हो सकते हैं ट्रांसमिट होने के, तो इससे बचाव भी होंगे, प्रिवेंशन भी होंगे कुछ ना कुछ, तो इसके प्रिवेंशन भी हमें बताइए ज़रा? देखिए, अगर सिम्टम्स किसी को दिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया एम पॉक्स के क्या सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी ऑडियंस समझ ही गई होगी। अगर किसी में सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, या आइसोलेट कर ले, और जो उसके आसपास के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि ग्लव्स पहन सकते हैं, फुल स्लीव पहन सकते हैं, ताकि हुँ, ट्रांसमिट उस पर्सन से ना हो। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या कर सकता है कि जब स्नीज करे तो हुँ, वो मास्क लगाए, या कोई चीज लगाए, ताकि जो उसके ड्रॉपलेट हैं वो एयर में ना छूटे और सरफेस पर ना आए। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस पर टच ना करे, अपने आप को आइसोलेट कर ले 21 दिन के लिए। और और जो लोग हैं दूसरे, वो भी किसी चीज को बिना ग्लव्स के टच ना करें, किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस को। और जो हम फुल स्लीव्स जो हमारे कपड़े हैं वो पहन सकते हैं, ताकि ये वायरस ट्रांसमिट ना हो। और जो हमारे रूम होते हैं, उनको टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना चाहिए, और हमारे जो हैंड है उनको भी सैनिटाइज करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए अपने हाथों को। तो और जो आपका पेट है, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो उससे दूर रहिए, अगर आपका पेट इन्फेक्टेड है तो उससे आप दूर रहिए। तो इसके ये सब प्रिवेंशंस हो सकते हैं। समझ गया है कि हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले बहुत करती है इस इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तो चीज़ में। अगर आपको हो जाता है ना, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, अलग-थलग कर लें, या किसी रूम में रहें अलग, और हर चीज़ अपनी यूज़ करें, मतलब अलग से यूज़ करें, कॉमन चीज़ें यूज़ नहीं करें, ताकि दूसरे में भी ये वायरस ना आ जाए। ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जी, समझ गए हम, ये इसके प्रिकॉशन भी लेने चाहिए हमें, ताकि हमें ना हो गलती से भी ये वायरस। तो अगर किसी इंसान को लगता है कि ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इसका कोई टेस्ट भी होता होगा? जैसे कि कोविड में हमने देखा था कि इसका टेस्ट है, तो इसके ट्रीटमेंट भी होते होंगे, तो थोड़ा इस बारे में भी हमें बताइए आप? देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे एम पॉक्स है, मतलब मंकी पॉक्स वायरस हो चुका है, और आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में बताया है, अगर आपको वो सिम्पटम्स दिख रहा है, तो अपने आप को 21 दिन तक आइसोलेट कर लें और पीसीआर टेस्ट कराएँ। और एक जो वायरस का एक जनरल टेस्ट होता है, उसको भी कराएँ। अगर आप पॉज़िटिव पाए जाते हैं उस टेस्ट में, तो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है, जो एक रियल टाइम पीसीआर टेस्ट होता है, वो भी करा लें। और इस टेस्ट का जो इस वायरस का सैंपल कैसे लिया जाता है, ये ब्लड और यूरिन लेकर इसको मतलब देखा जाता है इससे, सैंपल से, कि एमपॉक्स, मंकी पॉक्स वायरस इसको है या नहीं है। इसका इस ब्लड और यूरिन का सैंपल लेके पीसीआर टेस्ट होता है। या कोई इंसान ऐसी जगह से ट्रैवल करके आया है जहाँ पे ये अक्सर ज़्यादातर पाया जाता है, जब भी ये टेस्ट करा ही सकता है इंसान? हाँ, करा ही सकता है, लेकिन अभी इस मौजूदा वक़्त में यूएन ने घोषित तो कर दिया हेल्थ इमरजेंसी, डिक्लेयर तो कर दी, हाँ। लेकिन अभी भी इतना खतरा नहीं है मंकी पॉक्स वायरस से, क्योंकि दुनिया में कुछ केसेस ही देखे गए हैं। तो अच्छा। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं,
तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। सबसे बढ़िया तरीका है आइसोलेट कर लें और लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आएँ जब तक आपको वायरस है और आप पीएससीआर टेस्ट कराएँ उससे पता लगेगा। अगर आप पॉज़िटिव हैं तो आप ट्रीटमेंट लीजिए उसका। अब इसके ट्रीटमेंट हो क्या सकते हैं? हाँ। अब इसके ट्रीटमेंट ये हो सकते हैं, एक तो आइसोलेट होगा, पीसीआर टेस्ट हो गया। उसके बाद होता है एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी होता है क्योंकि अभी तक इस वायरस की जो वैक्सीन या मेडिसिन दवा अभी डिस्कवर नहीं की गई है, साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। अगर किसी को इस दौरान हो जाता है क्योंकि अभी ये दुनिया में कोई वैक्सीन भी नहीं है, जैसे कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना भी हुआ था तो उसके बाद ही वैक्सीन आई थी ना, उसके बाद ही रिसर्च होगी फिर वैक्सीन बनेगी, तो हम एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब जैसे मार्केट में एंटीसेप्टिक क्रीम्स भी आती हैं, हुँ। आप अपने वाउंड्स हैं जहाँ रेशेस हो गए वहाँ आप वो लगा सकते हैं या आप उससे अपने आप को क्लीन कर सकते हैं एंटीसेप्टिक से। और अगर आपके घाव जो वाउंड्स हैं ज़्यादा ही मतलब हो गए हैं, तो आप ड्रेसिंग भी करा सकते हैं। लेकिन इसका टाइम रहते ही इसका इलाज हो जाए तो ये बढ़िया चीज़ है। और किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले अपने जो डॉक्टर होते हैं उससे कंसल्ट ज़रूर कर लें। ये नहीं आप अपने आप ही डॉक्टर बन जाएँ। किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले एक जो इस फील्ड में जो माहिर है, जैसे डॉक्टर हुआ है हमारे, तो उनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लें। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये एमपॉक्स वायरस है ना, ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है, अगर हम टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना लें। जैसा कि हमने बताया, आप इन चीज़ों को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसा आपने बताया और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और एक वायरस स्पेशलिस्ट जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। ये हमारी रिसर्च थी, हम कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन हमारा ड्यूटी है अवेयर करना लोगों को इसके बारे में, इस वायरस के बारे में, ताकि लोग इस चीज़ से बच सकें क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ की, जब भी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और ये पता भी होना चाहिए कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इंसानों से इंसानों में भी होता है, जानवरों से जानवरों में भी होता है। तो हमने सारे सिम्पटम्स बताए और इसके प्रिवेंशन बताए, टेस्ट बताए, तो ये सब कराएँ और इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। ये वायरस है, ये मीडिया जो दुनिया की होती है, ये ज़्यादा ही अफ़वाह बना देती है, तो इसको डरने की बात नहीं है। आप डर से ज़्यादा आपकी जान सर सकती है क्योंकि कोरोना में हमने ये देखा गया है कि लोग डर से ज़्यादा मारे गए हैं, जितना कोरोना था। तो हम यही कहेंगे, आप हमारी नॉलेज ले सकते हैं एमपॉक्स वायरस क्या होता है, तो ये सब कुछ था। अब हम बात करेंगे वाई क्रोमोसोम। जैसे कि आपने सुना ही होगा, अभी रिपोर्ट हाँ रिसेंटली पब्लिश हुई है कि जो वाई क्रोमोसोम है ना इंसानों में से, वो डिक्रीज हो रहा है। ये साइंटिस्टों ने क्लेम किया है और आने वाले टाइम में बिल्कुल गायब हो जाएगा और दुनिया में एक ही जेंडर रह जाएगा। जो पैदा होते हैं वो लड़कियां ही ज्यादा पैदा होंगी, मतलब फीमेल जेंडर ही ज्यादा अ, पैदा होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम घटता जाएगा और कभी खत्म भी हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है और वाई क्रोमोसोम सबसे पहले होता क्या है, हम ये समझेंगे। देखिए, वाई क्रोमोसोम जो है ये ह्यूमन्स में एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा। जैसे एक्स भी होता है एक और एक होता है वाई। तो वुमेन्स में हमने देखा ये पाया जाता है एक्स एक्स, एक पेयर होता है, हुँ। एक्स एक्स वो पाया जाता है और मेल में पाया जाता है एक्स और वाई अच्छा, क्रोमोसोम। अच्छा। तो ये एक्स और वाई जो हैं ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और इसमें जो वाई होता है ये होता है सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। क्योंकि इसी वाई क्रोमोसोम से हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो चाइल्ड है, फीटस है, मतलब जो अभी बच्चा पैदा होने वाला है, ये या तो लड़का होगा या लड़की होगी। लड़का इसी से डिसाइड होगा कि ये वाई क्रोमोसोम उस लड़के को मिला है, तभी वो लड़का है। तो वाई क्रोमोसोम का असल में फंक्शन होता क्या है? वाई क्रोमोसोम एक सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होता है क्योंकि इसी से ये जो मेल होते हैं इनकी मतलब क्या बोलें कि पैदा होते हैं, मेल ही पैदा होते हैं इससे और अच्छा। ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में काम आता है। सही इसमें है, मैं लाइक समझ गया। हाँ, ये जो वाई क्रोमोसोम होता है, ये जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसमें जो मेल ऑर्गन्स होते हैं, उसको बनाने में काम करता है वाई क्रोमोसोम। तो जो वाई क्रोमोसोम है। एक और चीज़ थोड़ा बता दूँ कि ये जो हम ह्यूमन्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें 22 जो होते हैं वो वुमेन्स और मेल में सेम होते हैं। एक क्रोमोसोम का पेयर होता है वो अलग होता है जिसके जैसे कि मैंने बताया फीमेल्स में एक्स और एक्स होते हैं
और मेल्स में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। तो ये जो पेयर, जो कौन सा ऐसा पेयर है जो मिलकर एक हम पता लगा सकते हैं या फीमेल होगी या मेल होगा, जो हमारा आने वाला ऑफ स्प्रिंग है? तो अगर उसे एक्स और एक्स मिला है क्रोमोसोम तो वो फीमेल होगी, हम्म। और अगर उसे एक्स और वाई मिला है क्रोमोसोम, एक्स तो तो वुमेन से उसकी माँ से उसे मिलेगा, और वाई क्रोमोसोम उसके उसके फादर से मिलेगा हाँ, उसे। तो इससे पता लगता है कि इसमें मेल होगा। गर्ल चाइल्ड है या फीमेल मतलब चाइल्ड। बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है? हाँ एक्स एक्स से तो ये पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है अगर हाँ पेयर मिल रहे हैं। हाँ और अगर वाई फादर से आता है, मदर से एक्स आता है, तो मतलब हाँ। लड़का होगा। तो क्योंकि मतलब मदर से तो एक्स ही आएगा, वो तो कंफर्म है, क्योंकि मदर के पास तो एक्स ही होते हैं दो। अच्छा, तो ये अब साइंटिस्टों ने क्लेम किया है कि जो वाई क्रोमोसोम है, जैसे कि व्यूवर हमारे ऑडियंस ने भी सुना होगा, रिपोर्ट पढ़ी होगी और या सुनने में आया होगा कि वाई क्रोमोसोम डिक्रीज हो रहा है दुनिया से, और आने वाले टाइम में और भी कम, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसकी कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई तो क्या है, एक रिसर्च हुई है कि उसमें देखा गया है कि आने पिछले 300 सालों में जो वाई क्रोमोसोम है वो कम होता गया है, मतलब उसके जो जीन्स होते हैं ना हम्म। वो कम होते गए हैं, क्योंकि 300 साल मिलियन साल पहले हम्म। उसमें थे टोटल 14 1438 जीन थे उसके। अच्छा। और आने मतलब 300 सालों में वो चेंज होके कम हो घट के वो कम हो गए हैं, अच्छा। मतलब 13 1395 जीन्स उसने खो दिए हैं अब तक, तो बचे हैं अब तक एक्टिव जीन्स जो हैं उसके 55 से 45 तक जीन्स जो हैं अभी एक्टिव है इसके। तो ये इसी रेट से अगर चलता रहा, ये हम्म। गिरावट आती गई, तो इस हिसाब से ये थ्योरी निकल के आई है कि आने वाले 10 मिलियन 11 मिलियन सालों में ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें हमने देखा कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे। आप ये नहीं सोचे कि आने वाले 10-20 सालों में ही खत्म हो जाएगा वाई क्रोमोसोम। तो हम जानेंगे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं जो ये लीड करते हैं डिक्रीज ऑफ वाई क्रोमोसोम। कोजिस तो इसका कुछ अभी पता लग के नहीं आया, बस ये पता लगा है कि ये जीन्स जो होते हैं ये कम होते जा रहे हैं वाई क्रोमोसोम्स के। बस इतनी रिसर्च हुई है, और ये भी है कि ये भी सुनने में आया है कि वाई क्रोमोसोम अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि सिर्फ गर्ल्स पैदा गर्ल होंगी, चाइल्ड ही पैदा गर्ल होगी, चाइल्ड ही गर्ल, पैदा होगी, लेकिन एक ही जेंडर रह जाएगा दुनिया में। ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एग्जांपल हमने देखा कि एक कोई रिसर्च हुई थी, एक हम्म। एनिमल है, रेट है, चूहा, अच्छा, अच्छा। उसकी एक प्रजाति होती है स्पाइनी रेट। हम्म। तो उसमें भी ये वाई क्रोमोसोम बहुत पहले ही गायब हो चुका था, पर उसकी जगह पे उस एक ऑल्टरनेटिव इवॉल्व हो चुका है, एक नया जीन्स जो डिसाइड करता है कि मेल चाइल्ड होगी, अच्छा, फीमेल चाइल्ड होगी। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो अगर तो हम, ऐसा ही कुछ हमें ह्यूमंस में भी देखने को मिल सकता है, अगर ये वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो शायद इवॉल्व होके कुछ ना कुछ ऐसा नया जीन आ जाए। हाँ, सही है, सही। तो मैं ये कहूंगा, चलो ये तो वही हमने साइंटिफिक बात कर ली, हमारे ऑडियंस को मैं होप करता हूँ कि समझ में आया होगा कि वाई क्रोमोसोम क्या है और उसके फंक्शन क्या है और कैसे कितने सालों में जाकर ये खत्म होगा। कुछ लोग तो ये समझ गए होंगे कि आने वाले 10-20 सालों में ही कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक रिपोर्ट थी और ये शुरू से कम होता हुआ आ रहा है, हाँ। जैसा कि हमारे फ्रेंड ने बताया। तो अब मैं ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज, साइंटिफिक हमने बात कर ली। तो अगर हम कॉमन रीजंस देखें तो इसके क्या हो सकते हैं? इसके रीज़न हमारी लाइफ़स्टाइल भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो लाइफ़स्टाइल हमारी चल रही है बिल्कुल अनहेल्दी है ये। हम फ़ास्ट फ़ूड खा रहे हैं बैलेंस और डाइट अपनी नहीं है। हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम जो रेडिएशन है उससे भी खतरा हो रहा है। रेडिएशंस भी है काफ़ी, तो बहुत से रीज़न ऐसे दे हो सकते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और ये भी ये होता है कि जब अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हैं हाँ, या अनहेल्दी एक्टिविटीज में आप शामिल हैं, या आप कोई नशा करते हैं, या आप कोई सिगरेट तंबाकू का यूज करते हैं, तो उससे भी ये कॉज हो सकता है। इसकी वजह से फीमेल जो मेल होते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम की कमी आ सकती है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वही फर्टिलिटी में काम भी आता है। उससे ही फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर अब उसके जीन्स ही नहीं होंगे वाई क्रोमोसोम के, तो तो वो कैसे लड़कों में काम फर्टिलिटी, करेगा? जो मेल होता है, जो फर्टिलिटी भी की भी कमी आएगी, और उससे ये प्रॉब्लम होगी, आने वाले जो जनरेशन है उसको अ, बढ़ाने में प्रॉब्लम आ सकती है। इनफर्टिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है आगे जाके। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कीजिए। तो आप आपका जो एक रूटीन है वो सही होना चाहिए। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, बैलेंस डाइट लें, और आप जो ये बुरी एक्टिविटीज होती है, नशा हो गया, सिगरेट हो गई, शराब हो गया, इसका जो कंज्यूम करते हैं हम, इसको कम करें।
इनका कंज्यूम तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी फ़र्क पड़ता है वाई क्रोमोसोम में, जो मेल इनफर्टिलिटी की में कमी आती है, फर्टिलिटी में कमी आती है, जिससे इनफर्टिलिटी होती है बॉयज़ में, मेल में। तो हम यही कहेंगे कि इन चीज़ों से बचकर रहें और इन्फेक्टेड जगहों से भी बचकर रहें, बीमारियों से बचकर रहें, और तो एक आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कीजिए और एक हाइजीन वे में अपनी ज़िंदगी को फ़ॉलो कीजिए। स्पेंड कीजिए। तो हम यही कहेंगे, आज आपने समझा एमपॉक्स वायरस क्या है, मंकी वायरस क्या है, वो कैसे डिस्कवर हुआ, और ये क्या है, ये कौन सा वायरस है, ये स्मॉल पॉक्स फैमिली को बिलोंग करता है, इसके सिम्टम्स क्या है, जैसे फीवर हो गया, बॉडी में दर्द, बॉडी में वीकनेस हो गई, या आपके गले में खराश हो गई, और ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स होते हैं, और हमने बताया कि प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं। उस आप टाइम पे अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। सलाह लीजिए किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले, लेकिन आप एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से पहले आप खुद का भी एक ट्रीटमेंट लीजिए, उस एक प्रिवेंशन एक्ट्स कीजिए, जैसे कि ये हो गया, जैसे आइसोलेट कर लें अपने मास्क आप को, लगाइए। मास्क लगाएं, आप कांटेक्ट में ना आए लोगों का, आइसोलेट कर लें। आइसोलेट से क्या होता है, आप किसी के कांटेक्ट में आते नहीं है, तो इससे आप बचा जा सकता है। और अभी तक एम पॉक्स की कोई वैक्सीन अभी डिस्कवर्ड नहीं की गई है, उस पे काम चल रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमने प्रिवेंशन एक्ट्स भी बताए, वो सब अपनाने के बाद आप बच सकते हैं इन चीज़ों से, अगर शुरुआत में ही हम इसके सिम्पटम्स देखकर इसका ट्रीटमेंट ले लें। और हमने समझा कि वाई क्रोमोसोम क्या होता है, एक मेल हार्मोन होता है, क्रोमोसोम होता है, सॉरी क्रोमोसोम होता है, जो फर्टिलिटी बढ़ाता है। अगर इसकी कमी होती है, डिक्रीज़ होता है, तो इनफर्टिलिटी पाई जाती है मतलब मेल में। तो ये सब हमने समझा, और कैसे बचा जा सकता है, वाई क्रोमोसोम को कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है, कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल से और गलत एक्टिविटीज़ से बचकर ली जा सकते हो। मतलब इससे वाई क्रोमोसोम को हम अच्छा रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेज आपको, क्योंकि इतनी बढ़िया हमने दी है। तो चैनल को, सॉरी, इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको कुछ कहना है, आप बताना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपकी वैल्यू में, नॉलेज में हमने कुछ ऐड किया हो, जिससे आपको आगे जाकर हेल्प मिले, तो हमारे वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। और सबसे पहले ये काम कर लें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लें, और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें, और आप अवेयर हो सकें हमारी वीडियो से, और यह समझ सकें या नॉलेज ले सकें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।